गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रेम बाफना, साचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट। आज के व्याख्यान का विषय है दासता पर अरस्तु के विचार। प्राचीन यूनान में दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग थी। खेतीबाड़ी, आर्थिक उत्पादन से संबंधित कार्य तथा शारीरिक परिश्रम के गृह कार्य दासों के द्वारा ही किए जाते थे। परंतु दासता के संबंध में दो प्रकार के विचार विद्यमान थे। एक विचार एल्सिडेमस और एंटीफोन जैसे सोफिस्टों का था, जो दासता को अप्राकृतिक, अमानुषिक और त्याज्य संस्था मानते थे। सोफिस्ट विचारक एंटीफोन ने कहा कि दास प्रथा प्राकृतिक न होकर परंपरागत है और यह मानवीय समानता के आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी विचारधारा उन ग्रीक विचारकों की थी जो ग्रीक सभ्यता को दासता पर आधारित मानते थे। उनकी मान्यता थी कि दासों की पूर्ण मुक्ति या उद्धार यूनानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगी। अरस्तु का विचार था कि दास प्रथा के अभाव में नगर राज्यों का संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन ही नष्ट हो जाएगा। दास प्रथा को न्यायोचित बताते हुए अरस्तु का कहना है कि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। संपत्ति एक निर्जीव साधन है और पशु तथा दास एक सजीव साधन। संपत्ति के अन्य रूपों की तरह ही दास भी परिवार के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है और यही दासता का आधार है। अरस्तु ने इन तर्कों के आधार पर दास प्रथा को औचित्यपूर्ण बताया है। फर्स्ट पॉइंट है, दासता प्राकृतिक है। अरस्तु मानव मात्र की प्राकृतिक असमानता के आधार पर दासता का समर्थन करता है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति ने मनुष्यों को असमान बनाया है। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग गुण प्रदान किए गए हैं। कुछ व्यक्तियों में विवेक और बौद्धिक शक्ति की अधिकता होती है और कुछ में केवल शारीरिक शक्ति होती है। प्रथम श्रेणी के व्यक्ति स्वामी होते हैं और दूसरी श्रेणी के व्यक्ति दास। अरस्तु के अनुसार प्रकृति का यह नियम है कि श्रेष्ठतर निम्नतर पर शासन करे। शासक और शासित का यह रूप मानव के आंतरिक और बाह्य जीवन में भी देखा जा सकता है। जैसे आत्मा शरीर पर, विवेक क्षुधा पर, मानव पशुओं पर शासन करता है और यह अधीनता न्यायिक भी है और प्राकृतिक भी। यह दोनों के लिए लाभप्रद है। दास पर स्वामी का शासन प्राकृतिक व्यवस्था है। स्वामी और दास दोनों की क्षमताएं अलग अलग है। प्रथम वर्ग के पास मानसिक शक्ति है, वो उसका प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरा वर्ग शारीरिक शक्ति का। दोनों के सम्मिलन से ही पारिवारिक कार्यों का संपादन भली भांति हो सकता है। अतः दासता प्रकृति के अनुकूल है। नेक्स्ट पॉइंट है, दास प्रथा स्वामी व दास दोनों के हित में है। यह व्यवस्था स्वामी वर्ग के व्यक्ति और दास वर्ग दोनों के लिए लाभप्रद है और अंततः संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। समाज का हित इसी बात में है कि जो विवेक संपन्न, बुद्धि संपन्न व्यक्ति है, वे अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करें। यह तभी संभव है जब इस वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त समय या अवकाश मिले
और यह अवकाश तभी प्राप्त हो सकता है जब दास वर्ग के लोग इस वर्ग की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करें। तो इस प्रकार स्वामी वर्ग के व्यक्तियों को राज्य के न्यायिक, प्रशासनिक, विधायी इन सब कार्यों को करना होता है और इन कार्यों को करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय चाहिए। तो यह समय तभी मिलेगा जब दास वर्ग के लोग उनके गृह कार्य करेंगे। तो यह दास प्रथा स्वामी वर्ग के लिए उपयोगी है। इसी तरह से दास के भी हित में है। प्रकृति ने दास को शारीरिक शक्ति तो दी है, परंतु उसे विवेक या बुद्धि उतना नहीं दिया है। तो इसलिए जरूरी है कि दास अपनी स्वामी के संरक्षण में रहे। अरस्तु के अनुसार नैतिक व मानसिक शक्तियों से संपन्न स्वामी के संरक्षण में रहकर दास अपने अंदर गौण रूप से नैतिक व मानसिक शक्तियों का विकास कर सकता है। दास एक अबोध बच्चे की तरह होता है जिसके विकास के लिए स्वामी का संरक्षण जरूरी है। तो इस प्रकार दास प्रथा दास के लिए भी हितकर है। नेक्स्ट पॉइंट है दासता नैतिक है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा न केवल प्राकृतिक वरन नैतिक भी है, क्योंकि यह स्वयं दासों के विकास के लिए आवश्यक है। दास विवेक शून्य प्राणी होता है और बुद्धिमान व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने से दास का भी नैतिक उत्थान और उसके व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। स्वयं अरस्तु के शब्दों में जो जन्मजात दास है उनके जीवन में संयम का पालन तभी हो सकता है जब वे संयमी व्यक्ति के निर्देशन में काम करें। इस प्रकार दास प्रथा स्वयं दास के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग। अरस्तु के समय में समस्त यूनानी नगर राज्यों में दास प्रथा का प्रचलन था। तत्कालीन नगर राज्यों की समस्त आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक समृद्धि का आधार दास प्रथा थी। तो दास प्रथा के अंत का अर्थ था नगर राज्यों में अव्यवस्था की स्थिति का पैदा हो जाना। यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था। तो इस तरह से यदि दास प्रथा को अस्वीकार किया जाता तो नगर राज्यों का शक्ति संतुलन बिगड़ने का भी डर था और इन नगर राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो जाने की आशंका थी। इसलिए अरस्तु ने अपनी व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया। अब हम देखते हैं दासों के प्रति स्वामियों के उचित व्यवहार के निर्देश कौन कौन से हैं। यद्यपि अरस्तु ने दास प्रथा का नैतिक समर्थन तो किया है, उस सिद्धांत को न्यायोचित भी ठहराया है, पर दासों के प्रति स्वामियों के निर्दयतापूर्ण या अमानवीय व्यवहार का विरोध किया है। अरस्तु ने दासों के प्रति स्वामियों के उचित व्यवहार के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए हैं वे इस प्रकार है कि दास प्रथा का आधार दास के प्राकृतिक गुण होते हैं, इसलिए केवल प्राकृतिक दासता का रूप ही स्वीकार किया जाना चाहिए, कानूनी दासता नहीं। स्वामी को अपने दासों को यह वचन देना चाहिए कि यदि वे निरंतर अच्छा कार्य करेंगे तो उनको मुक्त कर दिया जाएगा, यानी दासों को मुक्त होने का अवसर देने के पक्ष में है। नेक्स्ट है कि दासता वंशानुगत नहीं होनी चाहिए। यदि दास का पुत्र बुद्धिमान है, विवेकी है, योग्य है तो उसे दास नहीं बनाया जाना चाहिए। दासता स्वामी और दास दोनों के लिए हितकर है,
इसलिए स्वामी को दास के प्रति उदार अच्छा व्यवहार करना चाहिए। स्वामी को अपने दासों से वही कार्य करवाए जाने चाहिए जिनको करने की उनमें क्षमता है। तो इस तरह से अरस्तु का मानना है कि स्वामी का कर्तव्य है कि दास की भौतिक और शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखे। जो स्वामी दासों के प्रति अनावश्यक कठोर व्यवहार करते हों, उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। और जो एक अंतिम बात अरस्तु कहता है कि यूनानी नागरिकों को दास नहीं बनाया जाना चाहिए। इस तरह से अरस्तु ने दासों के प्रति स्वामियों के व्यवहार हेतु जो निर्देश दिए हैं उनका विशेष महत्व है। इस संबंध में विचारक रॉस ने लिखा है, ये व्यवस्थाएं दास प्रथा से होने वाले अन्यायों और बुराइयों को कुछ अंशों तक रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह अरस्तु ने अपने इस प्रयत्न द्वारा तत्कालीन यूनान में दासता के जो निर्दयतापूर्ण और क्रूर पक्ष है उसको सीमित किया है। अब हम देखते हैं दासता के प्रकार। अरस्तु के अनुसार दासता दो प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक दासता और दूसरा वैधानिक दासता। कुछ व्यक्ति जो जन्म से ही मंदबुद्धि और अयोग्य होते हैं वे प्राकृतिक दास होते हैं। अरस्तु के शब्दों में कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं। दूसरा है वैधानिक दासता। युद्ध में किसी अन्य राज्य को पराजित कर लाए हुए बंदी भी दास बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार की दासता वैधानिक दासता कहलाती है। इस संबंध में अरस्तु का यह विचार था कि यूनानी निवासी युद्ध में पराजित हो जाने के बाद भी दास नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि प्रकृति की ओर से वे दासत्व के लिए नहीं स्वामित्व के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरह अरस्तु द्वारा प्रतिपादित वैधानिक दासता का निष्कर्ष यही निकलता है कि अरस्तु को यह स्वीकार नहीं था कि यूनानियों को दास बनना पड़े। अरस्तु यह स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि यूनानी सदैव सर्वत्र प्रकृतिशय ही स्वतंत्र है। अब हम देखते हैं अरस्तु के दासता संबंधी विचारों की आलोचना। अरस्तु के दासता संबंधी विचार निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण है और इन आधारों पर उनकी आलोचना की जा सकती है। पहला पॉइंट है, मानव समूह का गुण और योग्यता के आधार पर विभाजन करना संभव नहीं। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दास प्रथा का जो विचार है वो इस मान्यता पर आधारित है कि मानव समूह को गुण और योग्यता से युक्त उच्च वर्ग तथा बुद्धिहीन विवेक शून्य निम्न वर्ग में विभाजित किया जा सकता है, परंतु मानव समूह को इस प्रकार दो वर्गों में विभाजित करना और किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के संबंध में यह कहना कि वह गुण और योग्यता की दृष्टि से बिल्कुल हीन है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि विभाजन का कोई सर्वमान्य मापदंड नहीं है। अतः किसी भी रूप में यह विचार उचित नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि दास को पारिवारिक संपत्ति मानना अनुचित। दास मूलतः एक मनुष्य है, मनुष्य के रूप में उसका अस्तित्व है, गरिमा है और उसे परिवार की सजीव संपत्ति मानना और पशुधन के साथ उसकी तुलना करना कदापि उचित नहीं है, समस्त मानवता का ही अपमान है। नेक्स्ट
जो पॉइंट है कि दासता संबंधी सिद्धांत में अनेक विरोधाभास है। जैसे अरस्तु का मत है कि दास को अपना व्यक्तित्व स्वामी के व्यक्तित्व में विलीन कर देना चाहिए, परंतु व्यवहार में यह संभव नहीं है, क्योंकि दास भी मूलतः एक व्यक्ति है और उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छाएं होती है। अरस्तु का यह विचार कि दास तथा स्वामी के बीच मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए। अनुभव यही कहता है कि मित्रता समान सोच वाले लोगों के बीच होती है। अरस्तु प्राकृतिक योग्यता के नाम पर मानव समाज को स्वामी व दास नाम के दो वर्गों में विभाजित करता है, परंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। ऐसी कोई त्रुटिहीन विधि या सर्वमान्य मापदंड विभाजन का नहीं है जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सके कि किस व्यक्ति में कितना विवेक है और उस आधार पर उनको विभाजित किया जा सके। इस प्रकार अरस्तु के इस सिद्धांत में अनेक विरोधाभास दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शारीरिक श्रम की उपेक्षा। अरस्तु ने जो स्वामी वर्ग है उनके लिए मानसिक व बौद्धिक कार्य बताए हैं और दास वर्ग को शारीरिक श्रम संबंधी कार्य सौंपे हैं। तो अरस्तु जो शारीरिक श्रम का काम है उसको निम्न श्रेणी का मानता है। अरस्तु ने दासता की प्रथा द्वारा शारीरिक श्रम को अपमानित किया है। नेक्स्ट है कि समाज को दो विरोधी वर्गों में विभाजित कर दिया है। अरस्तु ने दासता को प्राकृतिक स्वाभाविक बताकर मानव समाज को स्वामी और दास इस तरह दो विरोधी वर्गों में विभाजित किया है। इससे समाज में एकता को खतरा होगा, असंतोष तथा अराजकता फैलने का भय निरंतर बना रहेगा। प्रोफेसर रोस का कथन है कि अरस्तु में जो प्रशंसनीय नहीं है वह है मानव जाति को क्रूरतापूर्ण ढंग से दो भागों में काट डालना। लास्ट पॉइंट है जातीय अहंकार का प्रतीक। अरस्तु के दासता संबंधी विचारों से जातिगत अहंकार व्यक्त होता है। अरस्तु का यह कथन कदापि युक्तिसंगत नहीं लगता कि विदेशियों को यूनानियों की परिचर्या करने दो, वे दास हैं, हम स्वतंत्र हैं। या यह कहना कि यदि युद्धबंदी बर्बर हों तो उन्हें दास बनाना उचित है, किंतु यदि यूनानी हो तो नहीं। इस संदर्भ में प्रोफेसर थियोडोर ने सत्य कहा है कि दासता के बचाव के नाम पर यहाँ जातिगत अहंकार की पुष्टि हो गई है। तो इस प्रकार आधुनिक युग की दृष्टि से अरस्तु के दासता संबंधी विचार कदापि उचित नहीं कहे जा सकते। विचारक इबनस्टीन के अनुसार अरस्तु द्वारा दासता का समर्थन यह सिद्ध करता है कि किस प्रकार एक बुद्धिमान एवं महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं का और उन पूर्वाग्रहों का बंदी हो सकता है जो उन संस्थाओं को विवेकपूर्ण सिद्ध करती है। तो अरस्तु के दासता संबंधी विचार आधुनिक युग के अनुरूप नहीं है। वर्तमान काल की प्रमुख विचारधारा लोकतंत्र है। स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, परंतु दास प्रथा संबंधी विचार इसके विपरीत है। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।